बच्चों, आज का टॉपिक है मुगल शासक अकबर। इसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने उसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक समस्याओं के बारे में और समाधान के बारे में जानकारियां हासिल की थी। आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। इस सेकंड पार्ट में उसकी विजय और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा होगी। 1556 ईस्वी में जब अकबर राज सिंहासन पर आसीन हुआ, उस समय वह विभिन्न समस्याओं में घिरा हुआ था, लेकिन 1560 ईस्वी तक उसने अपनी सभी प्रारंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया और तत्पश्चात उसने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने का प्रयत्न किया। इसके तहत उसने अनेक सारी विजय की और विजय के माध्यम से एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसकी प्रमुख विजयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मालवा की विजय। अकबर ने सबसे पहले मालवा पर अधिकार करने की योजना बनाई। उस समय मालवा में बाज बहादुर नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए उसके शासनकाल में मालवा की जनता बहुत दुखी थी। अकबर ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और 1561 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना आजम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में मालवा को भेज दी। मुगल सेना ने मालवा पर अधिकार कर लिया। वहां के शासक बहादुर को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। इसके बाद अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसकी अगली विजय थी मेड़ता विजय। मेड़ता का किला जो था वो जयमल राठौर के अधीन हुआ करता था, उसके अधिकार में था। 1562 ईस्वी में अकबर ने मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन को मेड़ता पर अधिकार करने के लिए भेजा। मुगल सेना ने जयमल राठौर पर आक्रमण कर दिया। जयमल राठौर को मेड़ता से पलायन करना पड़ा। थोड़े संघर्ष के बाद मेड़ता पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार से मेड़ता पर भी 1562 ईस्वी में अकबर ने नियंत्रण कायम कर लिया। इसके बाद गोंडवाना की विजय। गोंडवाना मध्य प्रदेश में स्थित राज्य था। अकबर के समय में गोंडवाना में राणा दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र, जिसका कि नाम वीर नारायण था, उसकी संरक्षिका या अभिभाविका के रूप में शासन कर रही थी रानी दुर्गावती। 1564 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजी। रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता से शत्रु सेना का सामना किया और तलवार लेकर के स्वयं रण क्षेत्र में लड़ी, परंतु जब विजय की कोई आशा नहीं दिखी उनको, तब उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। उनका वीर पुत्र वीर नारायण भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अंततः इस युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई और गोंडवाना को अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद बात करते हैं चित्तौड़ विजय के बारे में। अकबर की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके बहुत से राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ ने मुगल सम्राट से विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए थे, परंतु मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह इसके पक्ष में नहीं थे कदापि। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
इसलिए 1567 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी चित्तौड़ को घेर लिया। राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले की रक्षा का भार अपने प्रसिद्ध सेना नायकों जयमल और पत्ता को सौंप करके अरावली पर्वत की ओर चले गए। 4 महीने तक राजपूत वीरों ने मुगलों को किले के समीप नहीं आने दिया। 4 महीनों तक मुगल जो है प्रयासरत रहे, लेकिन किले के समीप तक नहीं पहुंच पाए। एक दिन जयमल किले के बुर्ज पर खड़ा था तो कहीं अकबर ने उसे देख लिया और शीघ्र ही उसने उसे गोली का निशाना बना दिया। उसके मरते ही मुगलों ने राजपूतों पर धावा बोल दिया। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े परंतु हार गए। बड़ी संख्या में वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करके वहां पर आसफ खां को अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया और स्वयं वापस आगरा आ गया। एक महत्वपूर्ण वजह थी चित्तौड़ की। अकबर के लिए सामरिक महत्व का स्थान था। अब बात करते हैं रणथंभौर विजय की। 1569 ईस्वी में अकबर ने राजपूताना के एक और महत्वपूर्ण दुर्ग रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर में सुरजनहाड़ा शासन कर रहा था। रणथंभौर का दुर्ग पहाड़ी पर होने के कारण अजेय समझा जाता था। अकबर ने इस दुर्ग का घेरा डाल दिया। लंबे समय तक घिरे रहने के बाद सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर भी अकबर का आधिपत्य कायम हो गया। तत्पश्चात अब बात करते हैं कालिंजर विजय की। अकबर के समय में कालिंजर में रामचंद्र शासनारत थे, वहां के शासक थे। चित्तौड़ और रणथंभौर की विजय के बाद अकबर की सेना ने 1569 ईस्वी में ही कालिंजर की ओर प्रस्थान किया। कालिंजर में मुगल सेना के आगमन की जब सूचना राजा रामचंद्र के पास पहुंची तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार कालिंजर का महत्वपूर्ण दुर्ग भी अकबर के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के द्वारा अधीनता स्वीकार करना। चित्तौड़, रणथंभौर और कालिंजर की पराजय ने राजपूतों के अंदर निराशा उत्पन्न कर दी और उन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा, भरोसा नहीं रहा। इसके परिणाम स्वरूप 1570 ईस्वी में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मेवाड़ को छोड़कर के संपूर्ण राजस्थान अकबर के अधीन हो गया। अब बात करते हैं गुजरात विजय की। गुजरात का सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व होने के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण इलाका रहा गुजरात। इसलिए अकबर ने 1572 ईस्वी में आगरा से गुजरात के लिए प्रस्थान किया। पहले वह अजमेर पहुंचा। वहां से उसने मोहम्मद खां के नेतृत्व में एक सेना अग्रदल के रूप में आगे आगे चले, उस रूप में गुजरात भेजी। गुजरात में इसमें मुजफ्फर खां नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था, जो कि एक कमजोर शासक था। मुजफ्फर खां ने मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात अकबर ने अजीत कोका को उत्तरी गुजरात का सूबेदार बनाया और एतमाद खां को दक्षिणी गुजरात का सूबेदार बनाया। तो इस प्रकार से संपूर्ण गुजरात पर उसका नियंत्रण कायम हो गया। अब मेवाड़ से संघर्ष। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1567 ईस्वी में, लेकिन वहां के शासक उदय सिंह किसी प्रकार से बच निकले थे। तत्पश्चात उदय सिंह ने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बना लिया था। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात उनके यशस्वी पुत्र, जिनका की नाम महाराणा प्रताप,
मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराणा प्रताप अपने पिता से अधिक तेजस्वी थे, वीर थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। राज सिंहासन पर आसीन होते ही जिस समय आसीन हुए वो, उस समय ना तो उनके पास संगठित सेना थी और ना ही संगठित राज्य, लेकिन महाराणा प्रताप के मन में दृढ़ता थी। अपने सच्चे सहयोगियों की सहायता से उन्होंने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने सैन्य शक्ति का विकास किया और कुंभलनेर और गोदुंदा के दुर्गों की मरम्मत कराई। महाराणा प्रताप की इन सैनिक गतिविधियों से अकबर का सशंकित होना स्वाभाविक था। सर्वप्रथम अकबर ने एक दूत भेज करके महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर अकबर ने पुनः प्रयास करने का निश्चय किया और उसने मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। राजा मानसिंह ने राणा प्रताप को इसी बात के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप इसके लिए तैयार नहीं हुए। राणा प्रताप अकबर की शक्ति से पूरी तरह से परिचित थे, अतः वह और उनके सहयोगी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट होकर के प्रयत्नशील हो गए। 1576 ईस्वी में अकबर ने राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना और एक विशाल सेना महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजी। 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध को भारतीय इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का प्रारंभ महाराणा प्रताप की सेना ने भीषण आक्रमण करके किया। उन्होंने इस युद्ध में प्रारंभ में राणा प्रताप की सेना ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए, लेकिन तभी यह अफवाह फैला दी गई कि अकबर सैनिक सहायता लेकर के स्वयं आ रहा है। इससे मुगलों का उत्साह दुगना हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों का पलड़ा भारी हो गया। महाराणा प्रताप की राजपूत सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी, परंतु मुगल सेना की विशालता के कारण अंततः उन्हें पराजित होना पड़ा। राणा प्रताप घायला अवस्था में अरावली पहाड़ियों की ओर चले गए और वहीं से अपनी स्वतंत्रता का संग्राम संचालित करते रहे। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने राज्य के अधिकांश भाग पर पुनः अधिकार कर लिया। 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के शेष सभी भाग पुनः जीत लिए थे। उन्होंने मरते दम तक अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मरते समय अपने पुत्र अमर सिंह से भी अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा करवाई। अमर सिंह ने भी अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाया और अकबर को मेवाड़ पर अधिकार नहीं करने दिया। दांतों चने चब्बा दिए थे महाराणा प्रताप ने अकबर को इस युद्ध में। अब बात करते हैं बिहार और बंगाल विजय के बारे में। 1574 ईस्वी में अकबर के आदेश से खाना ने बिहार के शासक दाऊद पर आक्रमण किया, बिहार पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात अकबर ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए मुनीम खां को भेजा। 1575 ईस्वी में मुनीम खां ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद काबुल विजय। काबुल में इस समय मिर्जा मोहम्मद हाकिम शासन कर रहा था। अवसर का लाभ उठाकर के कुछ लोगों के बहकावे से 1581 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। इससे अकबर को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध हुआ। उसने एक सेना के साथ हाकिम का मुकाबला किया। अकबर उसका पीछा करते हुए काबुल तक पहुंच गया। इस समय विजय के बाद काबुल मुगल साम्राज्य का एक सूबा बना लिया गया था। काबुल तक
मुगल साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र बन गया था, मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया था मुगल साम्राज्य के द्वारा। अब बात करते हैं कश्मीर विजय की। अकबर के समय में कश्मीर के शासक जो थे वो यूसुफ खां थे। उन्होंने अपनी हिंदू प्रजा पर अत्याचार किए, इसलिए अकबर को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल गया था। अकबर ने राजा भगवान दास के नेतृत्व में 1586 ईस्वी में एक सेना कश्मीर विजय के लिए भेजी। मुगल सेना ने कश्मीर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और कश्मीर मुगल साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया। अब बात करते हैं सिंध विजय के बारे में। अकबर सिंध पर भी विजय प्राप्त करना चाहता था, जहां मिर्जा जानी बेग शासन कर रहा था। 1590 ईस्वी में अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना ने उस पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद कंधार व बलूचिस्तान पर अधिकार। 1595 ईस्वी में अकबर ने कंधार व बलूचिस्तान को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। तो ये तो बात रही उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की। अब अकबर की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में बात करेंगे, अकबर की दक्षिण नीति के बारे में। उत्तरी भारत की विजयों की सफलता ने अकबर को उत्साहित कर दिया था। अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का रुख दक्षिण की ओर किया। अकबर के समकालीन दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य जो थे वो उस समय अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश थे। अकबर ने 1591 ईस्वी में इन राज्यों में अपने दूत भेजे और उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। खानदेश के शासक अली खां ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य 3 राज्यों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर ने उन्हें आक्रमण के द्वारा पराजित करने का संकल्प लिया। तो इसके तहत उसने अभियान चलाया। पहला था अहमदनगर की विजय। सर्वप्रथम अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। उसने अपने पुत्र मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को एक विशाल सेना के साथ में अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इन दोनों चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। उन्होंने बड़ी वीरता और साहस के साथ मुगल सेना का सामना किया, परंतु अंत में चांद बीबी को मुगलों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के द्वारा चांद बीबी ने बरार का प्रांत जो था वो मुगलों को दे दिया, किंतु मुगल सेना के लौटते ही अहमदनगर वासियों ने बरार पर पुनः अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर स्वयं सेना लेकर के अहमदनगर पहुंचा और 1600 ईस्वी में उसका अहमदनगर पर अधिकार हो गया। इस प्रकार से अहमदनगर पर अधिकार किया गया। अब बात करते हैं असीरगढ़ विजय की। असीरगढ़ खानदेश के अंतर्गत आता था। अकबर ने 1599 ईस्वी में खानदेश पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी जो थी बुरहानपुर पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात इस प्रदेश के प्रमुख दुर्ग जो था असीरगढ़ को मुगल सेना ने घेर लिया। यह घेरा लगभग 6 मास तक चलता रहा। अकबर उस पर अधिकार नहीं कर सका, लेकिन इसी बीच दुर्ग में महामारी फैलने के कारण आत्मसमर्पण करना पड़ा मीरन बहादुर को। इस प्रकार 1600 ईस्वी में अकबर का असीरगढ़ पर भी अधिकार कायम हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। तो इस प्रकार से अकबर ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अपने बाहुबल के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का निराकरण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर एक साहसी और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने समस्त भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य कायम करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। धन्यवाद।